देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो है a माइनस 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। दूसरी जो इक्वेशन है वो है 6x प्लस 1 माइनस 2b y इक्वल्स टू 6। इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती हैं, तो ए और बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो क्वेश्चन करने का मेथड वही रहेगा। सबसे पहले तो इनको इनकी जनरल फॉर्म में लाइए, मतलब इक्वल्स टू में 0 बनाइए, है ना। इधर भी यही करिए, 6x प्लस 1 माइनस 2b y और इधर माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब इनको कंपैरिजन करा दीजिए इनकी जनरल फॉर्म से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस 1, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2b और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6, ठीक है ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें पता चल गए। अब इसके बाद जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेता हूँ। फॉर इनफाइनाइट, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बताइए क्या कंडीशन है। a1 अपॉन a2 इक्वल होता है किसके, b1 अपॉन b2 इक्वल होता है किसके, c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। a1 की वैल्यू a माइनस 1, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 1 माइनस 2b, c1 की वैल्यू माइनस 2, c2 की वैल्यू माइनस 6, इस तरह से। ओके, अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ एक अननोन वेरिएबल होता था, मतलब k जैसे कि पूछा हुआ था। अब लेकिन इस क्वेश्चन में दो अननोन वेरिएबल हैं, ये भी है a और b, दो अननोन वेरिएबल हैं। तो पहले तो क्या होता था, किसी भी एक को लेकर चलो तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता था। लेकिन जब भी दो वेरिएबल आएंगे तो आपको दो इक्वल के साइन लेकर चलने पड़ेंगे। तो हम एक काम करेंगे, एक बार तो इसको लेकर चल लेंगे और एक बार इसको लेकर चल लेंगे, ठीक है ना, ऐसे, और फिर जाकर हमारे आंसर निकल कर आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड को लेकर चल लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करना है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलिए। तो a माइनस 1 अपॉन 6, 3 अपॉन 1 माइनस 2b, ऐसा। ओके, इनको लेकर चलिए। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 माइनस 2b में, और 6 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3 में। तो इधर तो 18 आ जाएगा, है ना। अब इधर a का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, a माइनस a का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो 2ab, फिर इसके बाद यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस प्लस 2b इक्वल्स टू क्या, 18। ओके, इस तरह से बन जाएगा। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो कितना आ जाएगा इधर 19, और इधर क्या क्या चल रहा है, इधर मेरे पास बचा a और माइनस का 2ab और प्लस का 2b। ओके, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, है ना। अभी इसमें से सॉल्व होकर कुछ भी नहीं मिला मुझे। अब मैं सेकंड और थर्ड को लेकर चलता हूँ। तो 3 1 माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 कितना आएगा इधर 9, और 1 माइनस 2b इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस का 2b है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 9 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 2b इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 8, 2 से डिवाइड करा दो तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। ओके, अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। और ये इतना ज़्यादा सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। आप जो यहाँ पर क्रॉस कराओगे तो इसी टर्म में इसी को फर्स्ट मान के छोड़ देना, और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्टली, है ना। तो
a माइनस वन, वन माइनस टू इंटू बी की वैल्यू कितनी -4 इक्वल्स टू 18। a माइनस वन ऐसे ही लिखा रहने दो, ये सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 4 8 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 18। अब ये 1 और 8 कितना बन जाएगा 9 बनेगा ना, 9 से इसको डिवाइड करा दो और इधर क्या चल रहा है a माइनस वन, इधर तो a माइनस वन चल रहा है, ये 1 और 8 9 बनेगा, 9 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही होगी 3। ठीक है ना। तो देखो क्या करोगे, फिर से ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, पहले इन्हें जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आओगे, फिर इन्हें कंपेयर कराओगे, कंपेयर कराने पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ जाएंगे, फिर इसके बाद इस कंडीशन में पुट करोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन में, फिर हमारे पास फर्स्ट सेकंड को हम लेकर चलेंगे, तो फर्स्ट सेकंड को लेकर चलेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर सेकंड और थर्ड को लेकर चलेंगे तो हमारे पास सॉल्व होकर b की वैल्यू आ जाएगी, ये b की वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो उसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो जब भी आपके पास दो अननोन वेरिएबल आएंगे लाइक जैसे a और b आया इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन लेकर चलनी पड़ेंगी। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें सिर्फ k निकालना था, तो सिर्फ इसी से कोई एक लेकर चलते थे और हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अब a और b दो अननोन वेरिएबल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा, फिर किसी दूसरे को लेकर चलना पड़ेगा। तो हो सकता है दो इक्वेशन बन जाएं, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके भी आंसर आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए, उसको उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास दूसरा वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इक्वेशन है 2a माइनस 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, है ना। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस b माइनस 1y इक्वल्स टू 15। ठीक है, इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आया, तो करने का तरीका वही रहेगा, सेम ही रहने वाला है जितने भी क्वेश्चन करेंगे। 2a माइनस 1x प्लस 3y, जनरल इक्वेशन बनाने के लिए 5 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इसको भी लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आओ तो -15 हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या 0। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कराओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और इसको कंपेयर कराओ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है ना, इस तरह से आपने कंपैरिजन करा दिया। ओके, नाउ a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a माइनस 1, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ओके, इसी तरह से दूसरा a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी b माइनस 1, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। ठीक है, a1 b1 c1 निकाल लिया और a2 b2 c2 पता कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन थी उसको लिख लेते हैं, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए किसके c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो a1 की वैल्यू a1 की वैल्यू हमारे पास है 2a माइनस 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर b1 है 3 और b2 है b माइनस 1, c1 है -5 और c2 है -15। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। अब आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को आप साथ में लिख लो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू। आप सेकंड और थर्ड को साथ में लिख लो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, तो यही करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 2a माइनस 1 अपॉन 3, है ना, इसको इस वाले टर्म के इक्वल लिख लो, तो -5 अपॉन -15 पे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3, है ना, 5 से कैंसिल हो गया कितने टाइम 3 टाइम, फिर इसके बाद 3 से 3 कैंसिल। ओके, तो 2a माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या बचा हुआ है 1, ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 उधर जाकर प्लस होगा तो कितना बना देगा 2, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। कैलकुलेशन तो सबको ही आती है, तो बड़े आसानी से ये सब कर लोगे। बस मेन चीज़ है बस ये चीज़ समझना कि कैसे करना था इसको, है ना। तो फर्स्ट के साथ थर्ड रखा तो ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड रख लो, तो 3 अपॉन b माइनस 1 किसके इक्वल लिखोगे, -5 और अपॉन -15 के इक्वल। ओके, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 5 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, और ये b माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और b की वैल्यू हमारे पास 10। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसे आपने 21 देखा था। सबसे पहले इक्वेशन को जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आओ, फिर उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराओ, कंपेयर कराकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो। फिर उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है तो उस कंडीशन को लिख लो। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद आप फर्स्ट और थर्ड को अगर एक साथ रखते हैं तो a की वैल्यू मिल जाती है, सेकंड और थर्ड को एक साथ रखते हैं तो b की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से हो जाते हैं ये आसान वाले क्वेश्चन। ये हो गया आपका बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरा है मेरे पास a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 और y इक्वल्स टू 4a प्लस बी। इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आ गया। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहला काम तो कांस्टेंट जो भी टर्म है उसको इधर लाकर लिख लो, है ना ये। और इसी तरह से यहाँ पर भी a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y, और ये जो टर्म है इसको भी इधर लाकर लिख लो, 4a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब इन्हें कंपेयर करा लो। स्टेप्स वही सेम स्टेप हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सेम स्टेप चल रहे हैं। जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराओ इसको, इसको भी कराओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर, है ना। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो a1 इक्वल्स टू 2, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी आएगी -7। ओके, a2 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस बी, b2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का a प्लस बी माइनस 3, एंड c2 की वैल्यू कितनी आएगी -4a प्लस बी। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। ये दोनों वैल्यू अगर ये हमारे पास हैं ये सारी वैल्यू, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं ये दोनों इक्वेशन, है ना। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं तो इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 को फॉलो करती होंगी ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a2 की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, है ना। इसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का a प्लस बी माइनस 3, ऐसे, ठीक है। c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू माइनस का 4a प्लस बी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। 2 अपॉन a प्लस बी माइनस 3 अपॉन माइनस a प्लस बी माइनस 3 -7 अपॉन, ओके, ठीक है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अब देखिए आपके पास 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अब आप कोई भी आप एक टर्म लेकर चल सकते हैं। आप जैसे फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं, है ना। कोई भी एक टर्म आप साथ में लेकर चल लो, आपके पास इक्वेशन ही बनेगी, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर आप इन दोनों को लेकर चलोगे तब भी आपके पास ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन आएगी, इन दोनों को लेकर चलोगे तब भी ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन बनने वाली है ना, और इन दोनों को लेकर चलोगे तब भी यही होने वाला है। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सेकंड और थर्ड में चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। तो सेकंड और थर्ड को ले लेता हूँ, -3 अपॉन माइनस का a प्लस बी माइनस 3
और इक्वल्स टू -7 अपॉन माइनस का 4a प्लस बी, ऐसे, ठीक है ना। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 7 अपॉन 4a प्लस बी, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब देखो इस b से ये b कैंसिल हो गया, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि इक्वेशन नहीं बनी, डायरेक्ट आंसर आने वाला है ना। तो 4a का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12a, और 7 का मल्टीप्लाई a से कराओगे 7a, 7 का मल्टीप्लाई -3 से कराओगे तो 21, ठीक है ना। अब 7a इधर लाकर माइनस कर दो, 12 में से 7a क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बन जाएगा, a का आंसर हमारा फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 अपॉन a प्लस बी, ये ठीक लिखा, और माइनस का 3 अपॉन माइनस का a प्लस बी माइनस 3, ये ठीक लिखा, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 4a प्लस बी, ये ठीक लिखा। ओके, तो हमने किस किस को इक्वल लिखा है, -3 अपॉन माइनस a प्लस बी माइनस 3, ये लिखा, और -7 अपॉन 4a प्लस बी, ये ठीक लिखा। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, तो अब इस b से ये b कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 4a का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 12a आ जाएगा, है ना, और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 7a और -21, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 7a प्लस बी। ओके, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लो, क्वेश्चन ठीक लिखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y इक्वल टू 4a प्लस बी। ये भी ठीक लिखा है, -7 इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस का 4a प्लस बी बनेगा, ये ठीक लिखा। a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7, a2 a प्लस बी, b2 माइनस का a प्लस बी माइनस 3, c2 माइनस का 4a प्लस बी, ठीक है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमने रखा तो 2 अपॉन a प्लस बी आएगा, b1 -3 अपॉन माइनस का a प्लस बी माइनस 3 आएगा, ये भी ठीक लिखा, और c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू माइनस का 4a प्लस बी, ये आएगा। ओके, तो अब हमने फिर इन दोनों इक्वेशन को जब एक साथ लिखा तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3, अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराते तो कितना बनता, 3a, 12a बनता, और 3b बनता, है ना, और यहाँ पर 7a प्लस 7b माइनस 21। ओके, हाँ, यहाँ पर फिर थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलत होगा यहाँ पर b से b कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना, b से b को क्या नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर वो सेम नहीं है ना। तो 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 7 अपॉन 4a प्लस बी बचेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगा, 3 इंटू 4a कितना 12a, और 3 का मल्टीप्लाई b में कराओ तो कितना आ जाएगा 3b, 7 का मल्टीप्लाई a में कराओ 7a, 7 का मल्टीप्लाई b में कराओगे तो 7b, और माइनस का 21। ओके, अब 7a इधर 12a में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 5a, और 7b इधर लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4b, और माइनस का 21, ये इधर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाएगी एक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको आगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेकर चल लिए, अब हम फर्स्ट और थर्ड को लेकर चल लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको, इन दोनों को, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम एक साथ लेकर चलेंगे तो देखिए क्या बनेगा। टू अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू -7 अपॉन माइनस का 4a प्लस बी, ऐसा आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 7
ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना बनेगा 8a प्लस 2b, और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा 7a प्लस 7b। 7a इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा a, और 7b इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5b, है ना, इक्वल्स टू क्या 0। या आप ऐसा समझ लो कि a इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर से क्या 5b, है ना। इसको ऐसे लिख लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या कि 7a 8a में से माइनस हो गया तो a बचेगा, और 2b इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5b, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5b। अब ये जो a की वैल्यू आई है 5b, ये उठाकर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, देखो क्या बनेगा 5 इंटू a की जगह क्या लिखोगे 5b माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 21। तो ये कितना बनेगा 25b माइनस 4b माइनस 21। 25 में से 4b माइनस होगा तो कितना बचेगा 21b, है ना। और इधर क्या चल रहा है माइनस का 21 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू b की वैल्यू। ये जो b की वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है। तो फिर इसके बाद क्या लिखोगे फ्रॉम सेकंड, क्या लिखोगे फ्रॉम सेकंड। a इक्वल्स टू 5 इंटू बी की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर से आपको जो दो इक्वेशन दी जाएंगी उनको आप कंपेयर कराओगे, कंपेयर कराकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लोगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर लोगे। ओके, वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये लेकर चला सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इनको जब यहाँ पर लिखोगे क्रॉस कराओगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये। ओके, फिर इसके बाद आप किसको लेकर चले, आप फर्स्ट और थर्ड को लेकर चले, फर्स्ट को और थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को जब आप लेकर चलोगे तो सॉल्व करके आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि a किसके इक्वल 5b के। तो ये जो a की वैल्यू है 5b, इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने का कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। a की वैल्यू क्या 5b, वो उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे। तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, वो b की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस 7 को इधर लेकर आइए, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर इसे कंपेयर करा दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करा दो। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास a1 b1 c1। इसके बाद यहाँ पर कंपैरिजन कराइए, किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। अब यहाँ पर भी पहले इक्वल्स टू 0 बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाओगे तो ये वाला पूरा टर्म इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 1 है ये भी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इक्वल्स टू में क्या 0, ठीक है। अब कंपेयर कराओ, तो a2 की वैल्यू यहाँ से आएगी a प्लस b प्लस 1, b2 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 2b प्लस 2 ये आएगी, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4 a प्लस b माइनस 1, ठीक है ना। ये सब कुछ c2 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, पता है पहले से। तो अब इसके बाद जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, ये क्वेश्चन चल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इसमें दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं, तो उसके लिए a और b निकालना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है a प्लस b प्लस 1, ओके, b1 की वैल्यू कितनी है 3, ओके, और b2 की वैल्यू कितनी है a प्लस 2b प्लस 2, और c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 4 a प्लस b माइनस 1, और c1 की वैल्यू है हमारे पास -7, और c2 की वैल्यू है माइनस का 4 a प्लस b माइनस 1, इस तरह से, ठीक है ना।
-7। ओके, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। सबसे पहले तो आप किसी भी दो टर्म को एक साथ लेकर चल लोगे। पहले अगर मैं इन दोनों को लेकर चलता हूँ, फर्स्ट को और सेकंड को, तो देखते हैं क्या इक्वेशन बन के हमारे सामने आती है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को लेकर चल रहा हूँ। तो 2/a + b + 1 = 3/a + 2b + 2, है ना, ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या बनेगा, 2a + 4b + 4, और इधर 3 का मल्टीप्लाई कराओ, है ना, तो कितना आएगा, 3a + 3b + 3, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ध्यान से। ये 3a इधर आकर इसमें से माइनस होगा तो माइनस का a बचेगा, 3b इधर आकर माइनस होगा तो प्लस का b बचेगा, और ये 4 उधर जाकर माइनस होगा तो कितना होगा, -1। ठीक है ना, 4 3 में से माइनस होगा तो -1 बचेगा, 3a 2 में से माइनस होगा तो माइनस का a बचेगा, और 3b इधर आकर माइनस होगा तो प्लस का b बचेगा। ये हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेकर चले तब बना, अब हम सेकंड और थर्ड लेकर चल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ 3/a + 2b + 2 = -7/-4a + b - 1, ऐसे है। तो पहले तो आप ये करो, पहले इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराना है आपको। तो 3 का मल्टीप्लाई आप कराओगे इस टर्म में, किस में, इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ पहले, -4a -4b, ठीक है ना, और माइनस में क्या चल रहा है, 1। तो ये वाला टर्म तो सॉल्व होकर मैंने यहाँ लिख दिया, उसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, और यहाँ -7 का मल्टीप्लाई करा दो तो -7a -14b -14, ठीक है, -7 का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो -12a, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दो, -12b, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दो, -3, है ना, और +2 में क्या चल रहा है, -7a -14b और -14। अब देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, ये 12a इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, 5a, है ना। अच्छा, 12b उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बचा होगा, -2b, और 14 इधर आया होगा तो कैसा हो गया होगा, प्लस का। 14 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचा होगा, 11। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को अब आपको आपस में सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है, ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ इसके साथ। तो क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और फिर उसके बाद सेकंड के साथ ऐड कराएंगे। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, -2a + 2b = -2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ इस इक्वेशन को लिख लो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो अब क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम बनाए हैं मैंने, तो साइन इनके डिफरेंट हैं, तो क्या करना होगा, ऐड, और ऐड करने पर ये हो जाएगा कैंसिल। 5a में से 2a माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3a, और 11 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 9, है ना। 3 से इसको डिवाइड करा दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फर्स्ट माइनस a की वैल्यू कितनी, 3 प्लस b = -1। ये -3 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। फिर से क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को कंपैरिजन कराकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो,
और उनको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में पुट कर दो, ठीक है। फिर आपके पास ये टर्म बन जाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान होता है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड लेकर चलो, सेकंड और थर्ड लेकर चलो। तो जब फर्स्ट और सेकंड लेकर चलोगे यहाँ पर, है ना, और फर्स्ट और सेकंड जब आप लेकर चलोगे तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप सेकंड और थर्ड को लेकर चलो, सेकंड और थर्ड यहाँ लेकर चले हम, ये हमारा सेकंड है और ये थर्ड है। यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड लेकर चले थे, तो सेकंड और थर्ड को लेकर चलोगे तो यहाँ पर भी यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको यहाँ पर आकर कुछ इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी मेथड लगाकर इनको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराकर b का कोएफिशिएंट इक्वल बन जाएगा और फिर इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो b वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये a की वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा प्यारे। क्वेश्चन नंबर 25 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे पास जो 2 इक्वेशन है वो हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड जो दूसरी इक्वेशन गिवन है वो है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी y इक्वल्स टू 21, ठीक है ना। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल्स टू 21, ठीक है। क्वेश्चन को जब स्टार्ट किया था हमने 21 को, उससे पहले की जो कंडीशन दे रखी थी वो ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल के इधर लिख लेंगे। तो 2x प्लस 3y, 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या 0। और जो दूसरी टर्म है वो है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई और इस 21 को इधर लाकर लिख लेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हो। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आ जाते हैं और फिर इक्वल्स टू में 0 बना लेते हैं। इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है लीनियर इक्वेशन की। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पर ले लेंगे कोएफिशिएंट a1 b1 c1, है ना। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको कंपेयर कराने के लिए लेंगे a2 b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको इनसे कंपैरिजन कराना है तो a1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। इसी तरह से यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस बी, है ना। और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -21, ठीक है। तो देखिए a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 पता है, ओके। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है पहले से कि ये जो 2 इक्वेशन है इनके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या लिखना होगा यहाँ पर, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन हुआ करती है किसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आपको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 2a माइनस बी, ओके। c1 की वैल्यू कितनी है -7, c2 की वैल्यू कितनी है -21, ठीक है। तो ये आपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपके पास 3 टर्म यहाँ पर लिखे होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। अब इनमें से आपको 1 बाय 1 या तो आप फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, है ना, या सेकंड और थर्ड ले सकते हो, या फर्स्ट और थर्ड ले सकते हो, है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो।
तो कोई भी लेकर आप दो इक्वेशन बना लो और फिर उनसे आपस में सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहला काम तो ये कर लेता हूँ। पहले तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर चल रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, इनको लेकर चल रहा हूँ। तो देखो 2/a+b इक्वल्स टू 3/2a-b, इस तरह से है। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस कराओगे तो देखो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना बनेगा 4a - 2b, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो कितना आ जाएगा 3a + 3, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 4a इधर लिखा है और इधर 3a लिखा है, 4a में से 3a लाकर माइनस कर दो तो a बचेगा इक्वल्स टू, इधर 3b लिखा है, ये 2b उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5b। ये मेरे पास एक कोई इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये एक टर्म आ गया, इसको कहीं ना कहीं आगे यूज कर लेंगे कि a को किसके इक्वल रख देंगे 5b के इक्वल, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके आपके पास एक कंडीशन बन जाती है कि a किसके इक्वल है 5b के। अब आप क्या करो, दूसरी कंडीशन ले लो कोई, तो हम सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसको लेकर चलो तो 3/2a - b किसके इक्वल है -7/-21 के इक्वल। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, और 3 × 3 यहाँ पर 9 आ गया, और 2a - b यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 2a - b। ओके, अब देखिए 9 इक्वल है 2a - b के, बट हमने तो कहीं पर ये पढ़ा है कि जो a है उसको क्या लिखा जा सकता है 5b, या मैं ये कहूँ कि a की ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो a की जगह हमने लिख दिया 5b, माइनस में क्या चल रहा है b। ओके, अब 9 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करा दो, या मैं कहूँ पहले 2 ऐसे ही ठीक है, 5b - b, नहीं ये ब्रैकेट यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, तो अब मुझे लिखना चाहिए 2 × 5 कितना 10b - b, तो 9 इक्वल्स टू 9b, 9 से 9 कैंसिल, b का आंसर कितना आ जाएगा 1। ओके, b की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास आ गई 1, ठीक है। अब इसके बाद ये जो b की वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a इक्वल्स टू 5 × b की जगह क्या 1, तो a का आंसर कितना आ जाएगा 5। ये हमारे पास a का आंसर आ जाएगा, और ये किसका आंसर चल रहा है b का आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। फिर से हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी, इन दोनों इक्वेशन को पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इक्वल्स टू में हमने 0 को रखा, बाकी सब कुछ इधर लेकर आ गए। फिर इसके बाद हमने जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमने क्या किया, इसको कंपेयर कराया। कंपेयर कराने पर हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि ये जो दो इक्वेशन गिवन है ये कैसे सॉल्यूशन रखती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं तो ये इस कंडीशन को फॉलो करती होंगी, ठीक है ना। a1/a2 इक्वल होना चाहिए किसके b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के। हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट की, फर्स्ट और सेकंड को लेकर चले तो हमारे पास एक कंडीशन बन गई कि कभी भी a की जरूरत पड़ेगी तो उसे क्या लिख दिया जाएगा 5b। और फिर हमने सेकंड और थर्ड को लिया तो हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर a और b के टर्म में एक इक्वेशन बनी, वहां पर a की जगह हमने क्या लिख दिया 5b, और सॉल्व करने पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये b की वैल्यू उठाकर हमने यहां पर पुट कर दी तो हमारे पास a का आंसर कितना आ जाएगा 5। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये है मेरे पास 2x + 3y इक्वल्स टू 7, एक इक्वेशन तो ये गिवन है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2ax + a + by एंड इक्वल्स टू 28, ठीक है ना। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया मेरे पास, 2x + 3y इक्वल्स टू 7, 2ax + a + by इक्वल्स टू 28, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं ये दोनों इक्वेशन, ये पहले से बताया हुआ है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाओ, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में।
जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0, और इधर 2ax a प्लस बी वाई 28 इधर लेकर आ जाइए इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसको कंपेयर कराना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। इसको कंपेयर कराना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, कंपेयर जब आप कराओगे तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, इसके बाद a2 की वैल्यू आ जाएगी 2a, b2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी -28। ठीक है, कंपेयर कराकर हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है पहले से कि ये जो दो गिवन इक्वेशन है ये कितने सॉल्यूशन रखती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं तो ये हर हाल में इस कंडीशन को फॉलो करती होंगी, a1 अपॉन a2 इक्वल होता होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होता होगा किसके, c1 अपॉन c2 के। ठीक है, अच्छा अब a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 2a, b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b एंड c1 कितना है -7 एंड c2 कितना है -28। ये आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद आपको पता है कि बोर्ड पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 टर्म लिखे हुए हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, या तो आप फर्स्ट और सेकंड लेकर चल लो, या सेकंड और थर्ड लेकर चल लो, या फर्स्ट और थर्ड लेकर चल लो, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, किसी दो को इक्वल रख लो। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को लेकर चल रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, किसको लेकर चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड को। ठीक है, लेकर चलते हैं। 2 अपॉन 2a ये मेरा फर्स्ट है, इसको इक्वल रख रहा हूँ किसके, थर्ड के, -7 अपॉन -28 के। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से a कैंसिल 4 टाइम, तो a इधर आ गया, 4 इधर आ गया, या मैं कहूँ a किसके इक्वल आ चुका है 4 के। a की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई कितनी, 4। तो ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, डायरेक्ट आंसर निकल गया मेरे पास a का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं सेकंड और थर्ड को लेकर चल रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है 3 अपॉन a प्लस बी, और थर्ड क्या है माइनस का 7 अपॉन माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ये कैंसिल। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, कितना आएगा बताओ, 12, है ना, 4 इंटू 3 यहाँ पर लिख दिया, और a प्लस बी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और 12 वैसे ही। ठीक है, a की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दे दी पहले ही 4, है ना, ये तो आपने मुझे पहले ही बता दिया 4, और ये 4 इधर लाकर माइनस करा दो, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। फिर से कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी, उन इक्वेशन को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, फिर लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराओ। कंपैरिजन कराने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता चल जाते हैं। फिर क्वेश्चन में ये चेक करो कि ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन रखती हैं। अगर ये वेरिएबल निकालने वाले क्वेश्चन है, जैसे a b निकालना या k निकालना, तो हमेशा पहले ये क्लियरली चेक कर लो कि ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि ये कैसे सॉल्यूशन रखती हैं, है ना, इनफाइनाइट मैनी रखती हैं, यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, नो सॉल्यूशन रखती हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि 21 से 26 क्वेश्चन तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं, तो इसका मतलब वो ये कंडीशन फॉलो करती होंगी। और अगर वो ये कंडीशन फॉलो करती हैं तो इनमें वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन बनाओ और उनको सॉल्व कर दो, तो आपके पास ए और बी के आंसर आ जाते हैं। ये एक आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ 27, और इसमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, एंड जो दूसरी है हमारे पास वो है kx प्लस 10y इक्वल्स टू 15, इस तरह से। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक हैं
उसमें उन्होंने कंडीशन बताई हुई है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जिसका नहीं है, ठीक है ना। तो ओके, तो सबसे पहला काम तो आप यही करो कि पहले तो आप जो इक्वेशन गिवन हो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, यानी कि इक्वल्स टू में 0 बना लो, तो माइनस का 15 और इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, कंपेरिजन कराना होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। इसको कंपेयर कराना होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। यहाँ से प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू एंड c1 की वैल्यू। a1 b1 c1 हमें पता चल गया। इसके बाद यहाँ से निकल कर आएगा a2 b2 और c2, a2 b2 c2 की वैल्यू भी हमने कंपेयर करा ली, ठीक है। a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। अब इसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी। तो क्वेश्चन में उसने पहले से बताया हुआ है कि ये दोनों इक्वेशन कैसी सॉल्यूशन रखती हैं, नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखती हैं तो नो सॉल्यूशन के केस में आपको पता होना चाहिए क्या कंडीशन होती है। a1 अपॉन a2 इक्वल हुआ करता है किसके, b1 अपॉन b2, बट किसके इक्वल नहीं होता, c1 अपॉन c2 है, ठीक है ना। इस तरह की कंडीशन को ये फॉलो करेंगे। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो a1 8, a2 k, b1 5, b2 10 नॉट इक्वल्स टू c1 -9 एंड c2 माइनस का 15, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं फर्स्ट और सेकंड को लेकर चल सकता हूँ, सेकंड और थर्ड को लेकर चल सकता हूँ, और फर्स्ट और थर्ड को लेकर चल सकता हूँ, है ना। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ले सकते हो। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को लेकर चल रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, इस तरह से। और मैं यही कहूँगा आपसे, अगर नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, तो आप फर्स्ट और सेकंड को ही लेकर चलो और सिर्फ k की वैल्यू निकाल लो वहाँ से, ठीक है। तो 8 अपॉन k इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, 1 2, है ना, ऐसे कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो 8 इंटू 2 कितना आ गया 16, और इक्वल्स टू में क्या k। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर 16 रख देता हूँ, है ना, यहाँ पर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, 8 अपॉन k चल रहा था, k की वैल्यू कितनी आई है 16, है ना, और इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू -9 अपॉन -15, इस तरह से चल रहा था। तो k की वैल्यू मैंने यहाँ पर 16 रखी, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 1/2 आएगा, ये कितना आएगा 1/2। क्या ये 1/2 आएगा, तो आंसर है नो, ये 1/2 नहीं आएगा। तो ये कैसा हो गया, नॉट इक्वल्स टू। तो हमने देखा कि k की वैल्यू 16 रखने पर ये a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, एंड ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, c1 अपॉन c2। तो सिर्फ k की वैल्यू 16 कह देना ही काफ़ी है, बाकी और ये कंडीशन और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर k इक्वल्स टू 16 दिस कंडीशन इज फॉलो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, k किसके इक्वल है, 16 के इक्वल, ठीक है। k अगर 16 के इक्वल होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप k की जगह 16 लिख दोगे तो और आप इनका ग्राफ बनाओगे तो ये आपको कैसी लाइनें मिलेंगी, पैरेलल लाइनें, पैरेलल लाइन मिलेंगी, तो आपको कोई भी उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको याद होना चाहिए पैरेलल लाइन के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ करता है, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया, k की वैल्यू 16 अगर यहाँ पुट कर दोगे तो इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, kx प्लस 3y इक्वल्स टू 3, एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो है 12x प्लस ky इक्वल्स टू 6, ठीक है ना, इस तरह से गिवन है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन अब कैसे करने हैं, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हो इस टाइप के। तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना होता है, kx प्लस 3y, ये 3 इधर लेकर आना होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, और इधर भी 6 को इधर लेकर आना होगा, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सब बच्चों को पता है क्या करना होगा, इसे कंपेयर कराना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से,
और इसको कंपेयर कराना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ओके, a2 कितना 12, b2 कितना k, c2 कितना -6। ठीक है, तो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी? कंडीशन हमें गिवन ये है पहले से कि ये कैसे सॉल्यूशन रखती हैं दोनों इक्वेशन, नो सॉल्यूशन। और अगर ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो करती होंगी, a1 अपॉन a2 इक्वल होता हुआ इनका b1 अपॉन b2 के, बट इन दोनों इक्वेशन का c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता हुआ इनके। ठीक है ना? ओके, अब आपको क्या करना है, a1 a2 और इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो a1 है मेरे पास k, a2 कितना है 12, b1 कितना है 3, b2 कितना है k, नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू -3, c2 इज -6। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि अगर नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट और सेकंड को ही लेकर चला करो। तो यही यहाँ पर करते हैं, k अपॉन 12 को इक्वल लिख लेते हैं किसके, 3 अपॉन k के। यहाँ से k इंटू के क्या आ जाएगा k स्क्वायर, और 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा 36, लेकिन कैसा, प्लस माइनस का। तो यहाँ से k की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, +6। ये आपके पास k की वैल्यू आई, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास तो k की यहाँ से दो वैल्यू मिली हमें, एक मिली k की वैल्यू +6, एक k की वैल्यू हमें मिली है -6। अब क्या ये दोनों आंसर हैं? अगर ये दोनों आंसर हैं तो क्यों हैं, अगर ये दोनों आंसर नहीं है या एक आंसर है तो क्यों है? ठीक है ना? अब ये ऐसा क्यों है, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पहले k = 6 के लिए देख लो, चेक कर लो कि k = 6 के लिए क्या कंडीशन बन रही है। कहाँ पर रखना होता है सर? यहाँ पर, इस जगह पर चेक रखना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर k की वैल्यू 6 रख लो, 3 अपॉन, फिर से k की वैल्यू यहाँ पर 6 रख लो, इक्वल टू में क्या चल रहा है -3 अपॉन -6, इस तरह से। ठीक है ना? अब यहाँ पर भी k की वैल्यू 6 लिख दी, यहाँ पर k की वैल्यू हमने +6 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये तीनों किस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये 1/2 आया, ये 1/2 आया, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/2 आया। अब इसमें हमने देखा कि a1/a2 इक्वल आया b1/b2 और इक्वल आया c1/c2। तो इसमें तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो नो सॉल्यूशन के लिए यानी कि k की वैल्यू क्या नहीं लेकर चलनी है, 6 नहीं हो सकती। ठीक है ना? क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। बट यहाँ पर तो हमने देखा कि ये तो तीनों ही इक्वल आ रहे हैं आपस में, है ना? तो इसका मतलब k का आंसर 6 नहीं हो सकता। तो क्या k का आंसर -6 हो सकता है? तो चेक कर लेते हैं। फॉर k = -6, यहाँ पर k की वैल्यू -6 रखिए अपॉन 12, यहाँ पर k की वैल्यू -6 रखिए और इक्वल्स टू -3 अपॉन -6। ठीक है, अब चेक करिए। तो 1/2, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। तो क्या बचेगा हमारे पास, देख रहे हो आप, -1/2, -1/2, है ना? ये भी माइनस का 1/2 बचा, ये भी माइनस का 1/2, बट ये प्लस का 1/2 आया। तो ये इक्वल नहीं है ना? तो इसका मतलब ये है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसका मतलब k = -6 पर ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28? आंसर इज k = -6। ठीक है ना? तो जब भी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब आपके पास k की वैल्यू इस तरह से +-2 आपको आंसर मिलते हैं, या जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन चल रहा हो और वहाँ पर स्क्वायर बन जाता है k का स्क्वायर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर +- आएगा। और फिर आपको चेक करके वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा हम फाइनल आंसर देने वाले हैं। तो k = 6 के लिए भी चेक करो और k = -6 के लिए भी चेक करना है। ठीक है ना? इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। 3x - y
-5 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 6x - 2y प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हमें गिवन है। तो क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही जो दोनों इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी नहीं पड़ी, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, कंपैरिजन करा दोगे इनको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है ना। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी b1 की वैल्यू -1 लिखना चाहिए मुझे, b1 की वैल्यू आ जाएगी -1, c1 आ जाएगा -5। ठीक है। इसके बाद a2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड c2 कितना आ जाएगा k। ठीक है, a1 पता है, b1 पता है और c1 की वैल्यू -5। ठीक है, ये ठीक लिखा मैंने। और a2 आ गया मेरे पास, b2 की वैल्यू आ चुकी, c2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब मुझे क्वेश्चन के लिए जो कंडीशन गिवन है वो लिख लेनी चाहिए। कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन, है ना। ये इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये दोनों इक्वेशन कंडीशन फॉलो कौन सी करती होंगी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इस कंडीशन को फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो a1/a2 वैल्यू पुट करो, a1 और a2 की वैल्यू, b1 और b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू कितनी है -2। ओके, c1 कितना है -5 और c2 की वैल्यू कितनी है k। a1 a2 लिख लिया, b1 b2 लिख लिया और c1 c2 लिख लिया। ठीक है ना, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपके सामने क्या आया कि जब आप अगर फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलते हो इसमें, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास यहाँ से k की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आपको किसको लेकर चलना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड को, है ना। यहाँ से तुम्हारी k की वैल्यू निकलेगी नहीं, यहाँ से निकल जाएगी। और जब भी आप नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में इस कंडीशन को लेकर चलते हो, तो आपके पास k का वो आंसर आता है जो k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और जब भी आप इधर वाले टर्म को लेकर चलते हो, तो आपको k का वो आंसर आता है जो k की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब आप, क्योंकि हम इसको लेकर चलना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो k की वो वैल्यू निकल जाएगी जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो -1/-2 इक्वल्स टू -5/k नॉट इक्वल्स टू चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो -10 बन जाएगा और k इधर आ जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या नहीं होनी चाहिए, तो आंसर है -10 नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू अगर -10 नहीं होगी या k की आप कुछ और वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे -10 को छोड़कर, तो ये कैसी कंडीशन को शो कर रहे होंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन को। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये वेरीफाई भी होता ही है, आपको पता ही है कि देखो अगर मान लो 3/6 इक्वल्स टू -1/-2 -5 सपोज करो हमने k की वैल्यू -10 रख ली होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ 1/2 आता, ये भी 1/2 आता और यहाँ पर भी क्या आ जाता 1/2, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब k की वैल्यू हर हाल में क्या नहीं होनी चाहिए, -10 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और आप -10 को छोड़कर आप कुछ भी पुट करके देख लो, यहाँ पर जो आपके मन में आता है वो आप पुट करके देख लो, मतलब 0 मत पुट करना, 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप k की वैल्यू 0 और -10 को छोड़कर कुछ भी पुट करते हो, एनी रियल नंबर पुट कर लो, तो ये कभी भी a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं पहले से क्वेश्चन में, बट c1/c2 नॉट इक्वल टू ही रहेगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर k की वैल्यू पुट करके देख लो, एक्सेप्ट -10 एंड 0। ठीक है ना, 0 क्यों नहीं, ये समझ आ गया, क्योंकि 0 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और -10 क्यों नहीं, क्योंकि -10 रखोगे तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। kx + 3y = k - 3 and 12x + ky = k। ठीक है ना, kx + 3y = k - 3, एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरा है 12x + ky = k, इस तरह से गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन जो भी इक्वेशन गिवन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या देखो, के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और 3 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है ना। अच्छा, इधर 12x प्लस KY और k इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ये आ गई प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इनको कंपेयर कराओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। इसको कंपेयर कराओ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी k, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का k प्लस 3। ठीक है ना, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का k प्लस 3, और a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, b2 की वैल्यू आ जाएगी k और c2 की वैल्यू माइनस का k, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन क्वेश्चन में पहले से गिवन है हमें, वो है फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन पहले यहाँ पर लिख लो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है k, c1 की वैल्यू माइनस k प्लस 3 और c2 की वैल्यू माइनस k। इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि k हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं आ ही रहा है फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनको अगर आप लेकर चलते हो, है ना, तो क्या कंडीशन बनेगी, k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k इधर आ जाएगा तो k स्क्वायर बनेगा, और 12 इंटू 3 36। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 36 बनेगा, और यहाँ से k की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगी 6। अब आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि k की वैल्यू, क्योंकि k की दो वैल्यू आ रही है, एक तो k की वैल्यू 6 आ रही है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो k की वैल्यू -6 भी आ रही है। अब इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, है ना, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम चाहें तो अपना सॉल्यूशन इस तरह से चेक कर सकते हैं कि k की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं दोनों को, या अगर हम चाहें तो k की वैल्यू इन दोनों में से क्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप सेकंड और थर्ड को भी लेकर चल सकते हो, है ना। दोनों तरीके हैं, ध्यान रखना। एक तो 1 बाय 1 k की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो वो मैंने आपको पीछे किसी क्वेश्चन में दिखाया था कि k की वैल्यू यहाँ एक बार 6 रख के देख लो और फिर एक बार -6 रख के देख लो, फिर पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन करेक्ट है इन दोनों में से। तो चलो मैं एक बार वैसे ही करके दिखा देता हूँ। पहले तो आपको, पहले आप k की वैल्यू 6 समझ के चलो कि k की वैल्यू सपोज करो 6 रही होगी, तो 6 यहाँ पर पुट करके देखो, तो 6 अपॉन 12 3 अपॉन 6 नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस 3, और फिर से k की वैल्यू कितनी माइनस का 6, है ना, -6। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो फिर से k की वैल्यू +6 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर k की वैल्यू 6 रखनी है, यहाँ k की वैल्यू 6, यहाँ पर k की वैल्यू 6, यहाँ पर भी k की वैल्यू 6। ठीक है ना, सब जगह k की वैल्यू 6 रख दी। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 1/2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1/2, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल नहीं, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर पहले -3 बाय -6, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर ये तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 6, क्योंकि हमें कैसी कंडीशन चाहिए, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। बट k इक्वल टू 6 के लिए तो ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब k का आंसर क्या नहीं लेकर चलना है, 6 नहीं लेकर चलना है। ठीक है, तो क्या k इक्वल टू -6 पर बात बनेगी, तो k इक्वल टू -6 के लिए चेक कर लेते हैं, है ना। तो k इक्वल टू यहाँ पर -6 रखो, यहाँ पर -6, यहाँ पर, है ना। तो -6 अपॉन 12 3 अपॉन -6 -6 प्लस 3 अपॉन -6। इसको सॉल्व करो तो -6 अपॉन 12 ये आ जाएगा 1/2। ओके, यहाँ पर भी 1/2, माइनस का 1/2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। +6 और +3 कितना आएगा, प्लस का 9,
और माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आपको पता है ये 3/2 आएगा, ये इक्वल नहीं आया। तो A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल आ रहा है ऑल्सो C1/C2 के। किस कंडीशन के लिए, किस k की वैल्यू के लिए? तो आंसर है -6 के लिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -6। क्या नहीं होनी चाहिए? 6। एक तो प्यारे बच्चों ये तरीका हो गया पता करने का। दूसरा हमारे पास पता करने का तरीका ये भी था कि इन दोनों में से कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए। तो आप इस कंडीशन को लेकर चल सकते हो। क्या ले सकते हो कि 3/k किसके इक्वल? -k + 3/-k के, ऐसे। तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। ये 1 इधर लेकर आ जाओ, -1 बचेगा, सॉरी, -1 × 3 -3 और -k + 3 ऐसे चल रहा है ना। अब देखो -k इधर लेकर आ जाओ तो प्लस का k हो जाएगा, और -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो k का आंसर कितना आ जाएगा? 6। और ये सब क्या चल रहा था? नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 6 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हो तब भी आप पता कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हमें लेकर चलना है। इसको लेकर जब चलते हो तो हमें पता चल जाता है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 6 नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे और फाइनल आंसर क्या दे दोगे? k की वैल्यू -6। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। 5x - 3y = 0 and 2x + ky = 0। ठीक है ना। 5x - 3y = 0 एंड 2x + ky = 0। इस तरह से गिवन है हमें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों ही इक्वेशन पहले से किस फॉर्म में गिवन है? स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो मुझे इनको डायरेक्टली कंपैरिजन करा लेना चाहिए a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसको भी a2x + b2y + c2 = 0 से। ये हमें कंपैरिजन करा लेना है। ठीक है, तो कंपैरिजन कराने के बाद a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू, क्योंकि c1 वहाँ पर है नहीं तो 0। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k, और यहाँ पर भी देख रहे हो आप c2 नहीं है तो c2 की वैल्यू कितनी? 0। ओके, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में चेक करना है फॉर नॉन जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है ना। तो क्या कंडीशन बनेगी वो देख लेते हैं हम। नो सॉल्यूशन, तो a1/a2 किसके इक्वल होना चाहिए? b1/b2 के इक्वल, नॉट इक्वल्स टू किसके? c1/c2 के। ठीक है ना, इस तरह से। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 5, a2 की वैल्यू 2, b1 -3, b2 k, एंड नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 0 एंड c2 की वैल्यू भी क्या है? 0। इस तरह से गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ठीक है, बिल्कुल आसानी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम क्योंकि सिर्फ किसको लेकर चलेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड को। तो 5/2 = -3/k। अब यहाँ से क्रॉस करा लीजिए, तो 2 × -3 कितना आएगा? -6, और इधर 5k आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6/5। तो ये वो k की नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो मतलब आंसर 0 नहीं होना चाहिए। k का आंसर क्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो k का कौन सा आंसर जो कि 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, k का कौन सा आंसर होगा जिस पर ये कंडीशन फॉलो होने लगेगी? तो आंसर है -6/5। इसको मैं वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ। 5/2 -3 k की वैल्यू -6/5 रख लीजिए, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? नॉट इक्वल्स टू 0/0। तो देखो यहाँ पर 5/2 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आएगा, तो ये वाला 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 5/2 इक्वल्स टू 5/2 नॉट इक्वल्स टू 0/0, क्योंकि आपको पता है ये 0/0 है, बट ये 0/0 नहीं है ना। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, बट ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब k की वैल्यू -6/5 इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो इसलिए k का आंसर क्या आना चाहिए? -6/5।
इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 31 और ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 3D